गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपना लेसन चल रहा था फर्स्ट लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। हमने पढ़ा था कि वास्तव में लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने अध्ययन किया था कि लोकतंत्र की परिभाषा ही नहीं, केवल मात्र परिभाषा ही पर्याप्त नहीं है, हमें लोकतंत्र की वास्तविक विशेषताओं को जानकर उसकी परिभाषा बनानी होंगी। तो देखिए लोकतंत्र की विशेषताएं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। अभी तक तो ये चला आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या है लोकतंत्र को इसी नाम से जानते हैं अभी तक कि लोकतंत्र वो है जिसमें जनता अपना राजा चुनती है, जनता अपना शासन चुनती है, जनता अपना नेता चुनती है और वही सरकार चलाते हैं, वही लोकतंत्र है। हमने चुना है, हमारा आदमी है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, किस सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है, लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहें, किस चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है। तो बहुत सारे सवाल हैं। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं, क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है, क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है कि वो अपना नेता चुने। सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे हम, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। और देखो आजकल वही हो रहा है। ठीक है, सरकार हमने बनाई लेकिन बनने के बाद सरकार हमारी नहीं सुनती, सरकार मनमानी करती है, फिर हमको ही झुकना पड़ता है। ठीक है, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन उनकी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होती, वो अनलिमिटेड रहकर काम करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता इट मीन्स वो लोकतंत्र नहीं है। बस हम तो ये जानते हैं कि हमने हमारा नेता चुन लिया और वो लोकतंत्र है, जबकि ऐसा नहीं है। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। ठीक है, तो देखिए ये विचार करते हैं अपन। तो प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम नेता तो बना देते हैं लेकिन फिर बाद में वो हमारी सुनती भी नहीं है, वो अपनी मन मर्जी से सारा काम करते हैं। तो अपना पॉइंट है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। चलिए देखो इसमें क्या जानकारी मिलती है हमें। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की मतलब शुरुआत की। तो उसने सैनिक तख्ता पलट मतलब सरकार ही बदल दी। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, जनता ने जिस सरकार को चुना, तो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, उखाड़ फेंका। उस सरकार को तो उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया है, मतलब तानाशाह मनमानी हो गई। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया, खुद नहीं मनमर्जी से। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। में उन्होंने अपने हिसाब से ही लोगों का जनमत इकट्ठा कर लिया कि मेरे को इन लोगों ने वोट डाले हैं और मैं जीत गया, तो वो धोखाधड़ी है। अपने जानकार लोगों से या दादागिरी से या तानाशाह से, मनमानी से उन्होंने अपनी पूरे देश की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ भी की गई। जब वो पूरी शक्ति उसके हाथ में आ गई तो उसमें खूब गड़बड़ियाँ की देश में। ठीक है, अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। उन्होंने पाकिस्तान के संविधान में ही फेरबदल कर लिया। कितनी बड़ी हिम्मत। इस ऑर्डर के अनुसार लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर
मतलब उन्होंने कानून में ही बदलाव कर दिया, संविधान में ही बदलाव कर दिया। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। तो उन्होंने क्या बदलाव कर दिया कि भैया मैं राष्ट्रपति हूँ और मैं किसी भी प्रकार की जो भी सभा होगी, कहीं भी लोग सभा कर रहे होंगे, मैं उसको भंग कर सकता हूँ। वो शक्ति उन्होंने अपने हाथ में ले ली, कानून संविधान में ये बदलाव कर दिया। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी, क्योंकि उसने पहले बदलाव कर दिया कि सारी शक्ति मेरे हाथ में ही रहेंगी या फिर सेना के कुछ बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ में रहेंगी। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी जनरल परवेज मुशर्रफ था और कुछ उसने जो शक्तियाँ थी अपने नीचे जो अधिकारी थे उनको सौंप दी। ठीक है, मतलब पूरा शासन तंत्र उसके हाथ में था। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं। सिंपल सी बात है, तो उसने जबरदस्ती जनमत इकट्ठा करके अपने आप को राष्ट्रपति बना लिया, तो नाम तो जनता का हुआ लेकिन ये जबरदस्ती हो गई, तो उसको लोकतंत्र कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? क्या पाकिस्तान के लोगों ने चुना था उसको? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। भाई छोटे स्तर पर होता है चुनाव, फिर वो चुने हुए लोग अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं ले सकते हैं। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था। भाई वो हेड बन गया था पहले ही, तो अंतिम फैसला तो वही करेगा कि आखिरकार शासन सत्ता किसके हाथ में है, जो जनता द्वारा चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। तानाशाह जो मनमर्जी करते हैं, राजशाह जो राजा होते हैं वो क्या है, अपनी परंपरा के अनुसार खुद के ही परिवार वालों को या खुद के बेटों को ही राजा बनाते हैं या फिर उनको शासन देते हैं और वही शासक बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या दे रखा था ऊपर। सीरिया, जब तक वॉथ पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरकर उसकी सदस्य नहीं बनोगी अंदर नहीं आ सकती। तो देखो इसमें इसका मतलब क्या है कि यदि आपका कोई काम करवाना है तो पहले हमारी पार्टी का सदस्य बनो, और हमारी पार्टी का सदस्य बनो इट मीन्स हमारी बात मानो। तो ये लोगों को अपने अंडर में इस प्रकार करते थे कि जो भी किसी का काम होता था उसको तभी करना है जब वो हमारी बात मानेगा। तो ये क्या हो गया, जबरदस्ती हो गई, तानाशाह हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें ये रेड अक्षरों में क्या लिख रहा है बेटा। सीरिया पश्चिमी एशिया का एक छोटा देश है। सीरिया शासक बाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। ठीक है, मतलब जो शासक है उसकी पार्टी का नाम क्या है, बाथ पार्टी, तो उनको ही सारा हक है उस देश में, सीरिया में। क्या इस कार्टून को चीन और मेक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है? इट मीन्स वहाँ पर भी ऐसा हुआ होगा। लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बने ताज का क्या महत्व है? ठीक है, तो देखिए ये पत्ते बने हुए हैं, पत्ते हैं हमेशा ही जैसे नहीं रहते, वो भी मुरझा जाते हैं। शुरू शुरू में ताज़ा रहते हैं तो जोश में रहते हैं शुरू शुरू में नेता भी, और धीरे 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 वो अपनी औकात पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो अपन पढ़ रहे थे कि ऐसा तानाशाह और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। बहुत सी शासन व्यवस्था है, मतलब कई देशों में होता है ऐसा। ठीक है, वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई
तो बेटा ऐसे देशों में संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। मतलब वो दादा लोग होते हैं, दादागिरी चलती है उनकी। जैसे कि चित्र में दिखाया देखो, जिसके हाथ में बंदूक मतलब सत्ता उसी की, जिसके हाथ में ताकत सत्ता उसी की। ठीक है, आज भी ऐसा हो रहा है हमारे देश में, दादागिरी की सरकार चल रही है, मनमानी चल रही है। ठीक है, कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। कुछ सरकारें कुछ देशों की ऐसी चलती है कि वो प्रतिनिधि तो होते हैं देश के, लेकिन वो सरकार दूसरे देश ही चलाती है, मतलब उनको ऊपर दूसरे देश की सत्ता का हाथ रहता है। ऐसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इसे हम जनता का शासन थोड़ी कहेंगे, उसमें तो मनमानी का शासन है, तानाशाह का शासन है। ठीक है, इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। देखो इसमें कहा था ना ऊपर कि कुछ देश ऐसे हैं, कुछ शासन ऐसे हैं जहाँ पर लोग शासन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी किसी दूसरी शक्ति का हाथ है, मतलब वो कठपुतली हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। यदि हम जिस नेता को चुनकर नेता बना रहे हैं तो पूरा निर्णय उसी नेता का होना चाहिए, उसके ऊपर किसी दूसरे का हाथ नहीं होना चाहिए। मतलब वो किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली नहीं होना चाहिए, उसको स्वयं निर्णय लेने चाहिए कि मुझे जनता के लिए क्या करना है। ठीक है, तभी जाकर तो वो जनता की सेवा करेगा। बिल्कुल। अब देखिए आगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। स्वतंत्र और निष्पक्ष, किसी पक्ष में नहीं, चुनावी ऐसा मुकाबला होना चाहिए। चीन की संसद को कबांगो रेमिन दाइबियाओ दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद को, चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। मतलब चीन की संसद ही देश का राष्ट्रपति नियुक्त करती है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। कुछ सदस्यों का चुनाव, इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002 से 3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। कम्युनिस्ट पार्टी की क्यों बनती है समझ जाओ। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाह नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती, क्योंकि मनमानी होती थी उन पार्टियों की। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल या हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी। कुख्यात यानी सब जानते थे उसको कि ये पार्टी बहुत खराब है और यही जीतेगी, मतलब दूसरी पार्टी की इसके सामने नहीं चल पाएगी। दूसरी पार्टी अच्छी होती थी लेकिन उसकी बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी। कुख्यात यानी बुरी। सरकारी दफ्तरों के काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। मजबूरी थी उनकी, नहीं तो उनको सरकारी नौकरी से हटा दे। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई के लिए वोट देने को कहते। मतलब उन्होंने सभी स्कूली छात्र छात्राओं के माँ बापों को, टीचर्स को बता दिया था कि तुम्हारी स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके घर जा जाकर उन सब के माता पिता को बताना कि वोट हमें को ही देना है। मीडिया भी जब जब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही नहीं करती थी।
कई बार एकदम अंतिम चरणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते और वो अपनी मन मर्जी से अपने वोट डाल जाते थे। पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव जो अभियान चलते थे उन पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। अब पैसे खर्च करने मतलब क्या है, वो लोगों को पैसे बांटना और उनका गलत उपयोग करना जानती थी। ठीक है, क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इसमें क्या कहा गया, क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासन चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? क्यों? इसमें तो जबरदस्ती हो गई, लोग बाग मर्जी से थोड़ी करते हैं ऐसा, उनको जबरदस्ती करवाया जाता है। इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते या नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जो लोग ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। हमारे पास भी यदि कोई आए कि हमारा कोई वोट देने का अधिकार को छीने कि हम किसको वोट देना चाहते हैं और वो हमसे दूसरी जगह वोट दिलवाना चाहे, तो ये क्या होगा, हमारे वोट के अधिकार को वो छीन रहा है। इसमें देखो कार्टून में क्या कहा गया है, जाने कहाँ कहाँ की बातें हो रही है। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकारों और शासनों से है? क्या हम अपनी कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं? क्या हम अपने परिवार में लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? क्या हम एक लोकतांत्रिक परिवार की बात कर सकते हैं? पता नहीं कहाँ की बात हो रही है, लेकिन हम कभी भी हमारे घरों में क्या लोकतंत्र की बात करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको लोकतंत्र का मतलब ही नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र हमारे ऊपर ऐसी कोई भी सही कार्यप्रणाली नहीं अपनाता कि हम उसको अपनाकर अपना जीवन अच्छी तरह सुखी बना सकें। क्योंकि केवल मात्र हम वोट डालते हैं और अपना नेता चुनते हैं और वो नेता अपनी मनमानी करते हैं। ठीक है, तो ये एक लोकतंत्र नहीं हो सकता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा सेशन में। थैंक यू।